पिछली क्लास तक हम डिस्कस कर रहे थे कि मनी सिर्फ एक्सचेंज का मीडियम नहीं होता, बट आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर मैं आपको एक प्लेन वाइट पेपर दूं और बोलूं कि ये 500 है, लोगे? लेकिन जब आरबीआई का प्रिंटेड ₹500 नोट देता हूं, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो। क्यों? पेपर सेम है, इंक सेम है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिस्टम का, और उसी सिस्टम का नाम है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। आज हम डेफिनेशन से नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम डिकोड करेंगे कि मनी का बैकबोन सिस्टम क्या है। तो इसलिए नोटबुक निकाल लीजिए और लॉजिक पर फोकस कीजिए। चलिए, कल हमने पिछली क्लास में हमने मॉनेटरी थ्योरी में देखा था कि मनी परफॉर्म्स फंक्शन बिकॉज पीपल ट्रस्ट इट। लेकिन ट्रस्ट हवा में नहीं आता, ट्रस्ट को सपोर्ट करता है एक फ्रेमवर्क। ट्रस्ट को सपोर्ट करता है एक फ्रेमवर्क और एक रूल बुक, एक सिस्टम, और वही सिस्टम है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड स्ट्रांग है तो इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, वहीं अगर स्टैंडर्ड वीक है, महंगाई आएगी, क्राइसिस आएगा, चाओस होगा। सो टुडेज क्लास इज नॉट अ न्यू टॉपिक। ये कल वाली क्लास यानी पिछली वाली क्लास का नेचुरल एक्सटेंशन है। सिंपल लैंग्वेज में मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज द रूल ऑफ गेम फॉर मनी। मनी के लिए या मनी के लिए जो गेम होता है उसका रूल होता है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ये डिसाइड करता है कि मनी को वैल्यू कौन देगा, व्हाट गिव्स वैल्यू। गोल्ड देगा, सिल्वर देगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर देगा। हाउ मच टू प्रिंट मतलब कितना प्रिंट होगा, कैसे इशू होगा मतलब हाउ इज इट इशूड, या फिर कौन इसको इशू करेगा। अगर एक यूनिट फिक्स्ड गोल्ड वेट के बराबर है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर एक यूनिट गवर्नमेंट ट्रस्ट के बराबर है मतलब नो मेटल, तो वो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है। तो बेसिक आइडिया क्लियर। मनी की वैल्यू पेपर में नहीं होती। मनी की जो वैल्यू है, क्या आपने देखा पेपर में? नहीं सर, पेपर में भी था, गोल्ड में भी था। यानी कि मनी का जो वैल्यू है वो पेपर में या गोल्ड में नहीं होता है। मनी का वैल्यू किस में होता है? मॉनेटरी स्टैंडर्ड में या सिस्टम में। नाउ अगर कल से गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि अब 500 रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं है, तो क्या होगा? पेपर वही है, कलर वही है, गांधी जी भी वही हैं, फिर भी वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू पेपर में नहीं होती है। वैल्यू किस में होती है? लॉ और सिस्टम में। और यही समझना है हमें नेचर ऑफ मनी स्टैंडर्ड में। हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड एक्चुअल में गेम, रूल्स ऑफ गेम है फॉर मनी। अब क्वेश्चन है, ये रूल्स का नेचर क्या होता है, किस फाउंडेशन पे खड़े होते हैं ये? इसका आंसर दो पार्ट में मिलेगा, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए जो है वो बात करता है लीगल नेचर के बारे में। गॉट इट? देखो, मॉनेटरी स्टैंडर्ड कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता है, ये लॉ से इस्टेब्लिश होता है। गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि कौन सा मेटल या सिस्टम लीगल टेंडर होगा, मतलब नॉट अ रैंडम चॉइस, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ द कंट्री, एंड गवर्नमेंट डिफाइंस द लीगल टेंडर। यानी कौन सा मेटल या सिस्टम लीगल टेंडर होगा, कितना अमाउंट लीगली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और करेंसी किस अथॉरिटी से इशू होगी या कौन सी अथॉरिटी करेंसी को इशू करेगी। यानी बिना लॉ के, बिना कानून के पेपर केवल एक वेस्ट है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड है और लॉ कहता है अगर
गोल्ड स्टैंडर्ड है और लॉ कहता है कि 1 रुपये बराबर होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी बैक्ड से, ठीक है, 1 रुपये गवर्नमेंट अथॉरिटी बैक्ड से बराबर होगा। तो परचेजिंग पावर कहाँ से आई, मेटल से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से? ये क्वेश्चन ही नेचर का कोर है। सो मॉनेटरी स्टैंडर्ड का पहला नेचर है कि इसका जो फाउंडेशन होता है वो लीगल फाउंडेशन होता है। अब क्या हमें समझ में आया कि वैल्यू को डिटरमाइन क्या गोल्ड कर रहा है, क्या सिल्वर कर रहा है, क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रहा है? नहीं, ये कर रहा है सिस्टम। वेयर डज परचेजिंग पावर कम फ्रॉम? फ्रॉम द system, and that system is called what? Monetary standard. Got it? So determines the value and it has a legal basis which determines the value of the money. Got it? Now अब बात थोड़ा डीपर करते हैं। स्टैंडर्ड सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को, होल इकोनॉमी को सेव करता है। देखो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, गोल्ड स्टैंडर्ड अगर अडॉप्ट होता है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड में अगर गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाता है तो यहाँ पे मनी का सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? ऑन व्हाट डज मनी सप्लाई डिपेंड्स? किस चीज़ पर मनी का सप्लाई डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली गोल्ड रिजर्व पे। वहीं अगर पेपर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे मनी का सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा? सेंट्रल बैंक की नीतियों पे, मतलब पॉलिसी पे। यानी स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा कितना पैसा सर्कुलेट करेगा या कितना पैसा सर्कुलेट होगा। यानी कि सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है क्वांटिटी को, जो कि किसको अफेक्ट करता है? क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करता है। दूसरी बात, अगर स्टैंडर्ड स्टेबल है तो कीमत भी स्टेबल रहेगी। मतलब अगर स्टैंडर्ड स्थिर है तो कीमत भी स्थिर रहेगी। लेकिन वहीं अगर वहीं स्टैंडर्ड अनस्टेबल है, अस्थिर है, तो महंगाई और डिफ्लेशन के चांसेस या रिस्क होने के खतरे रहेंगे। सो नेचर यहाँ पे ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी का बेस है, मतलब प्राइस की स्थिरता का जो बेस है या प्राइस की स्टेबिलिटी का जो बेस है, आधार है, वो कौन है? आपका मॉनेटरी स्टैंडर्ड। अगर भाई रिजिड है तो डिफ्लेशन का रिस्क है, अगर पेपर फ्लेक्सिबल है तो इन्फ्लेशन का रिस्क है, क्योंकि गोल्ड जो है वो रिजिड है। गोल्ड जो होता है वो रिजिड होता है अपने आप में। क्यों रिजिड है? क्योंकि इसका मनी सप्लाई लिमिटेड है, तो डिफ्लेशन का रिस्क है। और पेपर चूंकि फ्लेक्सिबल है तो इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन का रिस्क है, बिकॉज गोल्ड इज रेयर एंड पेपर इज नॉट रेयर। नाउ अगली बात करते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड से यानी कि क्या समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं मॉनेटरी स्टैंडर्ड प्राइस लेवल को भी अफेक्ट करती है। अगर स्टेबल स्टैंडर्ड है तो स्टेबल प्राइस रहेगा, अगर अनस्टेबल स्टैंडर्ड है तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के चांसेस रहेंगे। जैसे गोल्ड रिजिड है तो डिफ्लेशन का रिस्क है, पेपर फ्लेक्सिबल है तो इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो नेचर क्या है? नेचर जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी के बेस को बताएगा। यानी कि यहाँ पे जो नेचर है वो क्या बताता है कि स्टैंडर्ड, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, ये प्राइस स्टेबिलिटी के बेस को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। नाउ गोल्ड स्टैंडर्ड बताता है कि इकोनॉमी रिजिड है, वहीं पेपर स्टैंडर्ड बताता है कि इकोनॉमी फ्लेक्सिबल है। आप एक जगह पे रहकर डेवलपमेंट कर सकते हो, हाँ या ना? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप मूव करते रहे तो क्या आपका डेवलपमेंट होगा? प्रोग्रेस करोगे तो ही डेवलपमेंट होगा। कहने का मतलब है कि अगर कंट्री ग्रोथ फोकस्ड है तो उसको फ्लेक्सिबल सिस्टम या वो फ्लेक्सिबल सिस्टम चूज करेगी। वहीं अगर स्टेबिलिटी पर फोकस है तो रिजिड सिस्टम चूज करेगी। यानी स्टैंडर्ड से पता चलता है कि कंट्री का इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है। दैट्स वाई मॉनेटरी स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इकोनॉमिक फिलॉसफी को बताता है कि कंट्री का इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड है कि स्टेबिलिटी फोकस्ड है।
सो नेचर ऑफ मनी, मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या हम लोग को देखने को मिला कि इसके पास लीगल अथॉरिटी होता है और इसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी होता है कि ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, प्राइस लेवल को यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को पे इसका असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये किसी कंट्री के इकोनॉमिक फिलॉसफी को भी बताता है कि कंट्री का इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है। गॉट इट? ये बातें हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मनी की वैल्यू रोज चेंज हो, डेली की डेली चेंज हो, जैसे आज 100 रुपये से 5 चीज़ें मिलती हैं, कल 100 रुपये से सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं, क्या आप उस मनी पे ट्रस्ट करोगे? नहीं। तो इसका मतलब क्लियर है, मनी सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका स्टैंडर्ड स्ट्रांग हो। अब सवाल है कि एक गुड मॉनेटरी स्टैंडर्ड में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। आज हम इसी को डिसाइड करेंगे और डिकोड करेंगे। हमने नेचर ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड में देखा कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, प्राइस लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो अगर स्टैंडर्ड ही वीक हो तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टैंडर्ड और गुड मॉनेटरी स्टैंडर्ड। परचेसिंग पावर में सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि 100 में 5 चीज़ें आप खरीद रहे हो आज, वहीं कल आप खरीदने गए तो आपको 100 में केवल 2 चीज़ें ही मिल रही हैं 100 रुपये में। यानी आपका जो परचेसिंग पावर है आज ज़्यादा था और कल कम हो गया, या कल के मुकाबले आज ज़्यादा आपका परचेसिंग पावर था, खरीदने की क्षमता आपके पास आज ज़्यादा थी कल की तुलना में। ठीक है, तो परचेसिंग पावर में सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए। मनी की वैल्यू स्टेबल रहनी चाहिए, यानी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वैल्यू शुड नॉट डांस डेली। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। गॉट इट? तो अगर वैल्यू स्टेबल है तो पीपल ट्रस्ट मनी, ट्रेड स्मूथ होता है और इकोनॉमी ग्रो करती है। और अगर वहीं वैल्यू अनस्टेबल है तो ट्रस्ट टूटेगा और इकोनॉमी इसको सफ़र करेगी। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड स्टैंडर्ड ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पुअरली मैनेज्ड पेपर स्टैंडर्ड में इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो स्टेबिलिटी बेसिकली किसी भी अच्छे मॉनेटरी स्टैंडर्ड का बैकबोन है। देखो, मनी सप्लाई इकोनॉमी की नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो सके, ऐसा मनी सप्लाई हो कि जैसा या जितनी आवश्यकता हो इकोनॉमी को, उतनी आवश्यकता में मनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर भाई लोग ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो आपके पास पावर हो कि आप मनी सप्लाई को कम करो, क्योंकि लोन ज़्यादा लेंगे तो महंगाई ज़्यादा आएगी, तो मनी सप्लाई को कम करो, ऐसा आपके पास पावर हो। अगर लोग लोन कम ले रहे हैं तो आपके पास इतना पावर हो कि आप मनी सप्लाई को बढ़ा सको। गॉट इट? सो इकोनॉमी ग्रो करेगी जब ज़्यादा मोर मनी नीडेड, जब ज़्यादा मनी की आवश्यकता हो, और इकोनॉमी स्लो होगी जब कम पैसे की आवश्यकता हो। ठीक है, तो रिजिड सिस्टम इसमें क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, जैसा कि गोल्ड में था कि गोल्ड आपका रिजिड सिस्टम था, इसी वजह से वो फेल हो गया। एग्जाम्पल, गोल्ड स्टैंडर्ड कम इलास्टिक होता है, वहीं पेपर स्टैंडर्ड हाईली इलास्टिक होता है। तो एक अच्छे स्टैंडर्ड में या एक अच्छा स्टैंडर्ड एडजस्ट होना चाहिए इकोनॉमिक आर्थिक जरूरतों के हिसाब से। सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, कॉमन मैन को समझ आए, सिंपल होना चाहिए, कॉमन इंसान को, एक आम आदमी को समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा तो कन्फ्यूज़न होगा और ट्रस्ट कम होगा, और सिंपल सिस्टम में कॉन्फिडेंस लोगों का ज़्यादा रहता है और फंक्शनिंग भी स्मूथ होती है। यानी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज इसका असर ट्रस्ट पे पड़ेगा और ट्रस्ट का कहीं ना कहीं असर मनी सप्लाई पे पड़ने लगेगा। सो ये चीज़ है। चौथी बात, सिस्टम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करे, बार बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करना पड़े। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता था, ऑटोमेटिक सिस्टम था, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम माना गया। तो ऑटोमेटिक वर्किंग होना चाहिए, मतलब वर्क विदाउट कांस्टेंट फिक्सिंग, मतलब बिना कांस्टेंट फिक्सिंग के काम करना चाहिए।
देखो, मनी का जो ईंधन है, एक मतलब पैसे का जो ईंधन है वो क्या है, पैसे का मुद्रा का जो ईंधन है वो है आपका ट्रस्ट, भरोसा। अगर लोग ट्रस्ट करते हैं तो मनी सप्लाई सर्कुलेट करेगा, वहीं अगर ट्रस्ट नहीं है तो मनी सप्लाई या मनी यूजलेस हो जाएगा। जैसे हाइपर इन्फ्लेशन कंट्रीज में लोग करेंसी रिजेक्ट कर देते हैं, जहां बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आता है वहां पे लोग करेंसी को ही क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बात है। उसके बाद सॉरी, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करे, ट्रेड एक्सपेंड करने में हेल्प करे, प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करे। रिजिड सिस्टम ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, वहीं फ्लेक्सिबल सिस्टम ग्रोथ सपोर्ट करेगा। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऐसा हो जिससे कि अर्थव्यवस्था का विकास हो। और अर्थव्यवस्था के विकास होने का कहीं ना कहीं मतलब है कि वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऐसा हो कि वो सपोर्ट करे ट्रेड को, व्यापार को। इसको आप आसानी से एक तरीके से याद रख सकते हो, पैसे। पैसे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टैंडर्ड को याद करने का एक निमोनिक है, मेमोरी ट्रिक है, इसको कहते हैं पैसे। अब इसका मतलब क्या है? पी फॉर पब्लिक कॉन्फिडेंस, पीसी में लिख रहा हूँ। ऑटोमेटिक वर्किंग, स्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी और इलास्टिसिटी। 5 ही बताओगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये पैसे हो जाएगा आपका ट्रिक, गुड मॉनेटरी स्टैंडर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का तरीका, ठीक है। एग्जाम में लिखने के लिए परफेक्ट ट्रिक है ये, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, गोल्ड, सिल्वर या गवर्नमेंट? गोल्ड, सिल्वर, देखिए मैंने ट्रिक जो बताया था वो यहाँ पे मेंशन भी है, आप इसको लिख सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, गोल्ड, सिल्वर या गवर्नमेंट? देखो, इतिहास में या हिस्ट्री में इन तीनों ने ट्राई किया है मनी को कंट्रोल करने का, और इसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। आज हम देखेंगे मनी का इवोल्यूशन, मेटल से ट्रस्ट तक का जर्नी, मनी के मेटल से ट्रस्ट तक का जर्नी। हमने अब तक देखा कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ मनी है, नेचर की बात की, लीगल, इकोनॉमिक, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, पैसे रूल के थ्रू। अब लॉजिकल क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स यूज हुए? यही है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। देखो, मॉनेटरी स्टैंडर्ड 4 मेजर टाइप्स के रहे हैं: सिल्वर स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, बाईमेटलिज्म जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर दोनों का मिलन हुआ है, और चौथा है पेपर स्टैंडर्ड। गॉट इट? अगर गवर्नमेंट बोले 1 रुपए 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, 1 रुपए 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, और आप जब चाहो अपना नोट गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या आपको इन्फ्लेशन का डर होगा? यही था गोल्ड स्टैंडर्ड का मैजिक। आज हम इसे डेफिनेशन से नहीं, लॉजिक से समझेंगे। अभी तक हमने मॉनेटरी स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट समझा, मॉनेटरी स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ गेम फॉर मनी रहा। अब हम उस रूल बुक का सबसे रॉयल वर्जन देख रहे हैं। क्यों है ये रॉयल वर्जन? क्लास के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि इसको रॉयल वर्जन क्यों कहा गया या रॉयल एरा क्यों कहा गया। यहां ट्रस्ट गवर्नमेंट पे नहीं, गोल्ड पे था, इस वजह से इसे रॉयल एरा कहा गया। गोल्ड स्टैंडर्ड में एक करेंसी यूनिट एक फिक्स्ड गोल्ड वेट के बराबर हुआ करती थी। एग्जाम्पल, जैसे जैसे 1 रुपए
एक्स ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, एक्स ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। अच्छा, मतलब एक्स ग्राम मतलब मान लेते हैं, लेट्स सपोज 50 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। 50 ग्राम नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है, मान लो 0.1 ग्राम। ठीक, अब ये कौन डिसाइड किया है ये चीज़ कि 1 रुपये 0.1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है? ये फिक्स किया है लॉ ने, फिक्स्ड बाय लॉ। अभी हम लोगों ने देखा ना कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड का सबसे पहला बात क्या था कि फिक्स्ड बाय लॉ होता है, लॉ इसको फिक्स करता है। तो भाई ऑब्वियसली मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कौन करता है? लॉ फिक्स करता है। तो ये भी कौन बताया होगा कि भाई 1 रुपये 0.1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है? लॉ नहीं बताया होगा या लॉ नहीं फिक्स किया। अच्छा, मतलब ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 0.1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर हुआ करता था। मतलब करेंसी गोल्ड से फुली बैक्ड थी। ठीक है, करेंसी जो थी वो गोल्ड से फुली बैक्ड थी। अगर सिस्टम में, इसका मतलब क्या है कि करेंसी गोल्ड से फुली बैक्ड थी, इसका मतलब क्या है कि अगर सिस्टम में लिखा है कि भाई 100 रुपये का जो नोट है वो 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है, ठीक, और आप आरबीआई या सेंट्रल बैंक जाके 100 रुपये दोगे, 100 रुपये लिया आपने, 100 का नोट, अच्छा खासा बनाऊँ यार, बेकार बना रहा हूँ। तो 100 का नोट आपने लिया और ये 100 का नोट जाके आपने आरबीआई में दे दिया या सेंट्रल बैंक में दे दिया, तो आपको एग्जैक्ट इस 100 रुपये के बदले क्या मिल जाएगा? 10 ग्राम गोल्ड। इसका मतलब है करेंसी गोल्ड से फुली बैक्ड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक तभी 100 रुपये इशू करेगा जब उसके पास क्या होगा? जब उसके पास 10 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि आरबीआई 100 रुपये तभी इशू करेगी जब आरबीआई के पास क्या होगा? जब आरबीआई के पास 100 रुपये 10 ग्राम गोल्ड अवेलेबल होगा। मतलब नो गोल्ड, अगर गोल्ड नहीं होगा आरबीआई के पास तो वो 100 रुपये का नोट भी इशू नहीं करेगी। ये था आपका कॉन्सेप्ट कि करेंसी गोल्ड से फुली बैक्ड है। गॉट इट। तो करेंसी गोल्ड से फुली बैक्ड है, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, करेंसी फुली बैक्ड बाय गवर्नमेंट का मतलब है या करेंसी फुली बैक्ड नॉट बाय द गवर्नमेंट बट बाय द करेंसी फुली बैक्ड बाय द गोल्ड द्वारा, या गोल्ड से फुली बैक्ड थी। ठीक है, गोल्ड ही अल्टीमेट मास्टर। गवर्नमेंट बाउंड बाय गोल्ड रिजर्व, गवर्नमेंट किससे बाउंड थी? गोल्ड रिजर्व से, कि भाई जितना गोल्ड होगा उसके हिसाब से नोट इशू किया जाए। 10 ग्राम गोल्ड होगा तभी हम 100 रुपये का नोट बनाएंगे, 10 ग्राम गोल्ड नहीं होगा तो 100 रुपये का नोट नहीं बनाएंगे। यानी कि नोट को इशू करने से पहले वो अपना गोल्ड रिजर्व चेक करते थे कि उतना हमारे पास गोल्ड रिजर्व मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड बाय गोल्ड रिजर्व, यह मनी का वैल्यू पेपर में नहीं गोल्ड रिजर्व में होता था। तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड का फीचर क्या देखने को मिला कि यहाँ पे स्टैंडर्ड मनी गोल्ड है, फ्री इंपोर्ट फ्री एक्सपोर्ट था गोल्ड का, फ्री कन्वर्टिबिलिटी थी, करेंसी फुली बैक्ड था बाय गोल्ड, और इंटरनेशनली इसका जो रेट था वो फिक्स्ड था, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। एक्सचेंज रेट स्टेबल क्यों? क्योंकि सब कंट्रीज गोल्ड पे बेस्ड थी इस वजह से, और इसी वजह से इसका जो रेट था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। देखो, अगर कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो गए, किसी कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, गोल्ड बाहर चला जाएगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है सर? इंपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि खरीद ज़्यादा रहे हैं आप, परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर परचेज ज़्यादा करेंगे तो आपका गोल्ड क्या होगा? क्योंकि गोल्ड में ही आप पेमेंट करोगे, तो गोल्ड क्या होगा? बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। गोल्ड रिजर्व उससे क्या हो जाएगा? आपके यहाँ का गोल्ड रिजर्व आपके यहाँ का कम हो जाएगा। पेमेंट वैसे आप मनी में ही करोगे या पैसे में ही करोगे, लेकिन आपका जो गोल्ड रिजर्व है वो कम हो जाएगा, और गोल्ड रिजर्व कम होगा तो उससे मनी सप्लाई, या उसका असर किससे पड़ेगा? मनी सप्लाई पर। मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा।
तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। और मनी सप्लाई अगर कम होता है, मनी सप्लाई अगर कम होगा तो इससे क्या होगा, प्राइस गिरेगा। और अगर प्राइस गिरता है तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर किसी देश का, अगर आप, इंडिया है ये, जस्ट सपोज, लेट्स सपोज ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका यूएसए, ठीक, ये रहा आपका इंडिया। अब इंडिया जो है इसका इंपोर्ट बढ़ गया, या ये जो है इंपोर्ट अपना बढ़ा दी। इंपोर्ट कहाँ से कर रही है ये, यूएसए से, यानी यूएसए यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में। अब इंडिया क्या करेगा, यहाँ पे पेमेंट करेगा, किस में करेगा, पैसे में करेगा, रुपीज़ में करेगा, रुपीज़ में किया। अच्छा, रुपीज़ में पेमेंट करने के लिए उसको ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ेगा, इंपोर्ट क्योंकि बढ़ रहा है तो रुपीज़ भी ज़्यादा जाएगा। और अगर रुपीज़ ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पे जो गोल्ड रिज़र्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गोल्ड रिज़र्व अगर कम हो जाएगा तो मनी का जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गोल्ड रिज़र्व मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। और इस वजह से गोल्ड रिज़र्व अगर कम हो रहा है तो मनी सप्लाई भी कम हो जा रहा है। मनी सप्लाई अगर कम हो रहा है तो प्राइस कम हो जा रहा है। और अगर प्राइस कम हो जा रहा है तो यूएसए इस बात का फ़ायदा उठा के क्या करने लग रहा है, एक्सपोर्ट करने लग रहा है, मतलब इंपोर्ट करने लग रहा है। और हमारे यहाँ से क्या बढ़ जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ जा रहा है। ऑटोमेटिकली बैलेंस रीस्टोर हो जा रहा है। इसलिए कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड में ऑटोमेटिक वर्किंग सिस्टम है। गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ता था। यानी इसके कुछ फ़ायदे थे भाई। क्या क्या फ़ायदे थे, फ़ायदा था इस बात का कि इसमें हायर कॉन्फिडेंस था, हाई पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का इस पे भरोसा था क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को, ये इसमें ऑटोमेटिक वर्किंग सिस्टम था। दूसरी बात, इन्फ्लेशन नहीं था, स्टेबल प्राइस लेवल था लॉन्ग रन में, ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट की सिस्टम थी इसमें। इसलिए ये इसे डिसिप्लिन सिस्टम भी कहते हैं। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझो। सिस्टम जो था वो रिजिड था। मनी सप्लाई गोल्ड माइंस पे डिपेंड करती थी। इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन गोल्ड स्लो है, जिसकी वजह से मनी शॉर्टेज है। वॉर, डिप्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि क्राइसिस में ये फेल हो जाता है। गोल्ड सप्लाई अगर स्लो है तो प्राइस गिरेगी, और प्राइस गिरेगी तो इसका असर बिजनेस पे पड़ेगा। यानी कि स्टेबिलिटी के लिए बेहतर है लेकिन ग्रोथ के लिए बैड है, बैड फॉर ग्रोथ। तो ग्रेट फॉर स्टेबिलिटी बट बैड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए सही है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी करने का मतलब है सप्लाई के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई इसका जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, रिजिड रहता है। गॉट इट नाउ। तो क्या देखा हम लोगों ने कि गोल्ड स्टैंडर्ड में स्टेबिलिटी हाई थी लेकिन क्या कम थी, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन क्या कम है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ था यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी इसका डिमेरिट है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी स्टेबिलिटी इसका मेरिट है लेकिन स्टेबिलिटी इसका मेरिट है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसका डिमेरिट है। फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं इसमें। ठीक है, गॉट इट। अब बात करते हैं दूसरे स्टैंडर्ड की, अपने अगले स्टैंडर्ड की। अगर मैं कहूँ गोल्ड महंगा है, रेयर है, तो चलो सिल्वर को स्टैंडर्ड बना देते हैं, क्योंकि भाई गोल्ड तो रेयर था, तो कोई ऐसा मेटल था जो कि रेयर नहीं था। हाँ, सिल्वर। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन हिस्ट्री ने क्या प्रूफ किया। आज हम इसे सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, लॉजिकल और रियलिटी कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अभी हमने देखा, गोल्ड स्टैंडर्ड देखा कि एक करेंसी यूनिट बराबर होती थी फिक्स्ड गोल्ड वेट के, स्टेबल, डिसिप्लिन लेकिन रिजिड। अब सोचो अगर गोल्ड की जगह सिल्वर यूज़ करें, क्या सिस्टम सेम चलेगा? यही एक्सपेरिमेंट था सिल्वर स्टैंडर्ड, गोल्ड का छोटा भाई, गोल्ड्स लिटिल ब्रदर।
सिल्वर स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड मेटल था सिल्वर, करेंसी वैल्यू फिक्स्ड सिल्वर वेट से लिंक्ड होती थी। वैसा ही था, 1 रुपये एक्स ग्राम ऑफ सिल्वर के बराबर फिक्स्ड बाय लॉ। यहाँ सिल्वर मेन मॉनेटरी मेटल होता था, फ्री कॉइनेज अलाउड, सिल्वर लीगल टेंडर होता था, सिल्वर ही एक स्टैंडर्ड मनी है, करेंसी सिल्वर से बैक्ड था, फ्री कॉइनेज ऑफ सिल्वर था, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल इनटू सिल्वर कॉइन्स, जस्ट लाइक कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल इनटू गोल्ड कॉइन्स, वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल था। सिस्टम थ्योरेटिकली गोल्ड जैसा ही था, बस मेटल चेंज हुआ था। ठीक है सर, इसमें कॉन्सेप्ट है फ्री कॉइनेज, इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो आपके पास 100 ग्राम सिल्वर है, लेट्स सपोज यू हैव 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। आपके पास 100 ग्राम सिल्वर है, आप उस सिल्वर को लेकर डायरेक्टली गवर्नमेंट मिंट मतलब कॉइन मेकिंग अथॉरिटी जा सकते हो। कॉइन जहाँ बन रहा है, कॉइन मेकिंग अथॉरिटी, कॉइन मेकिंग अथॉरिटी जो होता है उसको मिंट कहा जाता है। जहाँ सिक्के बनते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उसी कॉइन मेकिंग अथॉरिटी को क्या कहा जाता है? मिंट। ठीक है, पुदीना नहीं, मिंट कहते हैं इसको। तो कॉइन मेकिंग अथॉरिटी जहाँ सिक्के बनते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, वहाँ आप उस सिल्वर को या 100 ग्राम सिल्वर को लेके जा सकते हो, और गवर्नमेंट आपके सिल्वर को ऑफिशियल सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट कर देगी, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट परमिशन बैरियर। इसी को कहा जाता है फ्री कॉइनेज अलाउड। इसी को कहा जाता है फ्री कॉइनेज अलाउड। ठीक है, फ्री कॉइनेज अलाउड, यानी आपका ये 100 ग्राम का सिल्वर ऑफिशियल सिल्वर कॉइन्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। देख रहे हो, ये होता है फ्री कॉइनेज अलाउड। क्या ये फ्री कॉइनेज अलाउड गोल्ड में था? जी हाँ, उसमें भी था। उसमें भी आप चाहो तो गोल्ड लेके कॉइन मेकिंग अथॉरिटी चले जाओ, बिना गवर्नमेंट के बैरियर के आप उसमें उसको क्या किस में कन्वर्ट करा सकते थे? कॉइन में कन्वर्ट कर सकते थे, मतलब ऑफिशियल गोल्ड कॉइन, जैसे ऑफिशियल सिल्वर कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे, वैसे वहाँ पे ऑफिशियल गोल्ड कॉइन में। ठीक, गोल्ड में भी ये था फ्री कॉइनेज अलाउड, कोई नई बात है नहीं, मतलब सब कुछ सेम था गोल्ड स्टैंडर्ड के। बट डिफरेंस किस बात की थी? डिफरेंस थी मेटल की। ठीक है, इसका मेटल अलग था थोड़ा। अलग क्या था थोड़ा? मतलब पूरा का पूरा इसका गोल्ड का छोटा भाई था सिल्वर। तो अगर सिल्वर रिजर्व ज़्यादा हुआ तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, अगर सिल्वर रिजर्व कम तो मनी सप्लाई भी कम। सिंपल मेटल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई, सिल्वर की वैल्यू स्टेबल नहीं थी, और अभी भी सिल्वर की वैल्यू स्टेबल नहीं है। रीज़न क्या है? आपको मैं एक रीज़न बताता हूँ। आप अगर ध्यान दिए होगे तो ये जितने भी तारे हैं, तारे मतलब वायर्स, आप अगर वायर्स को देखे होगे, घर पे जो वायर्स होंगे उसके अंदर, या उस वायर्स, वो जो वायर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो वायर्स बने होते हैं सिल्वर के। यानी कि सिल्वर का जो डिमांड है वो ज़्यादा है। ठीक है, सिल्वर का डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड कैसा है ये? इंडस्ट्रियल। 50% से ज़्यादा डिमांड इंडस्ट्रियल होता है सिल्वर का, हमेशा से होता आया है। यानी कि जितना सिल्वर का चैन नहीं बनता है, उससे ज़्यादा सिल्वर के तारे बनती हैं, या सिल्वर को यूज़ किया जाता है तार बनाने में, वायर्स बनाने में। ठीक, तो सिल्वर की वैल्यू स्टेबल नहीं थी। मार्केट में सिल्वर प्राइस फ्लक्चुएट करता है, रीज़न यही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सिल्वर और गोल्ड में रेयर कौन है, तो आप बताओगे ऑब्वियसली सर गोल्ड। सिल्वर तो रेयर नहीं रहा है कभी भी। ठीक है, तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किस में करेंगे, सिल्वर में या गोल्ड में? अगर आप इन्वेस्टर रहोगे तो आप किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, सिल्वर या गोल्ड में? सर ऑब्वियसली गोल्ड में। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करोगे ज़्यादा, इसमें करोगे कम। कल के डेट में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आता है और वो यहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है, आपको क्या लग रहा है दोनों में से किसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी? सर इसके लिए 10 लाख ऐड ऑन हो जाना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये स्टेबल रहेगा। लेकिन इसके लिए 10 लाख ऐड हो जाना जस्ट 100% ऐड ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे दिक्कत किस बात की थी, यहाँ पे या फिर मार्केट में सिल्वर प्राइस फ्लक्चुएट करता है शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट पीरियड में भी। इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस इसका कम था, जिससे कि एक्सचेंज रेट अनस्टेबल रहा, इंटरनेशनल ट्रेड सफ़र किया और परचेजिंग पावर फ्लक्चुएट हुआ। इसलिए कहते हैं सिल्वर स्टैंडर्ड लेस स्टेबल देन गोल्ड स्टैंडर्ड। सिल्वर इजीली अवेलेबल था, चीप मेटल, वाइडर सर्कुलेशन पॉसिबल। क्योंकि ये चीप मेटल था जिसका सर्कुलेशन वाइडर लेवल पर पॉसिबल था। स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए बेहतर था, मतलब ये सब मैं फ़ायदे बता रहा हूँ, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए बेहतर था। ठीक है, अगर छोटा मोटा ट्रांजेक्शन उसके लिए बेहतर है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इनिशियली ये बेहतर था, शुरुआत में ये सही था, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी थे, जैसे हाई फ्लक्चुएशन था, इंटरनेशनल इनस्टेबिलिटी थी, गोल्ड से कंपैरिजन में वीक कॉन्फिडेंस था इसका, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइलिज्म था, एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम था और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं थी। गोल्ड इंटरनेशनल ट्रेड का किंग था, लेकिन सिल्वर उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो गोल्ड स्टैंडर्ड हाईली स्टेबिलिटी थी, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रस्ट था, लेकिन सिल्वर स्टैंडर्ड में मॉडरेट स्टेबिलिटी थी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस तो ना के बराबर। इसलिए ग्रेजुअली कंट्रीज गोल्ड पे शिफ्ट हो गई, धीरे धीरे देश जो हैं सारे देश वो गोल्ड पे शिफ्ट हो गए इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ सिल्वर, बिकॉज गोल्ड इज सबसे ज़्यादा महंगा मेटल होता है। ठीक है, सबसे महंगा मेटल, सबसे कॉस्टली मेटल गोल्ड होता है, इसलिए धीरे धीरे कंट्रीज गोल्ड पे शिफ्ट हो गई और इसी वजह से गोल्ड को स्टैंडर्ड माना गया। ठीक है, तो सिल्वर स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल स्टेबिलिटी की कमी थी और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसलिए ये रिप्लेस हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड से। तो सिल्वर स्टैंडर्ड एक लॉजिकल अल्टरनेटिव लग रहा था, लेकिन मॉनेटरी सिस्टम में सिर्फ मेटल होना इनफ नहीं होता है, बल्कि मेटल का स्टेबल होना ज़रूरी होता है, और यही स्टेबिलिटी सिल्वर प्रोवाइड नहीं कर पाया, और इसी वीकनेस ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया, और जिसको कहा जाता है व्हाट, बाई मेटलिज्म। यानी कि दोनों ही, गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही एज अ स्टैंडर्ड मनी यूज़ किया गया। ठीक है, तो इसका लीगल टेंडर अनलिमिटेड था। प्रॉब्लम क्या था मार्केट वैल्यू का, चेंजेस जो थे वो गवर्नमेंट के फिक्स रेशियो के बराबर नहीं थे, मार्केट वैल्यू ज़्यादा और गवर्नमेंट का फिक्स रेशियो कम, जिससे कि होर्डिंग होने लगा और जिससे कि फेमस लॉ आया जिसको कहा गया पेपर करेंसी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, पेपर करेंसी ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, जिसकी वजह से बाई मेटलिज्म की वजह से ही ग्रेसिम्स लॉ का, जो कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, मतलब बैड मनी क्या करता है, गुड मनी को ड्राइव आउट कर देता है। इसलिए मैं बाई मेटलिज्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बाई मेटलिज्म आप समझ सकते हो। अब बताओ मुझको, गोल्ड में और सिल्वर में बैड मनी कौन है? ऑब्वियसली सिल्वर है। ठीक है, और गुड मनी कौन है? गुड मनी गोल्ड है। मतलब समझियो कि अगर आपको कल के डेट में खर्च करने को बोला जाए पैसा, तो आप किसको खर्च करोगे? जो खर्च करोगे, जो पैसा आप अपने जेब से निकालोगे, उस पैसे को कहा जाता है बैड मनी, और जो बचाओगे उसको कहा जाता है गुड मनी। तो आप पेमेंट करोगे कहाँ? पेमेंट किससे करोगे? सिल्वर के सिक्कों से करोगे, ना कि गोल्ड के सिक्कों से। यानी गोल्ड के सिक्के को सजो के रखोगे अपने पास प्यार से, लेकिन सिल्वर से पेमेंट करोगे। तो सिल्वर बैड मनी हो गया, वहीं गोल्ड गुड मनी हो गया। तो लोग स्पेंड करेंगे सिल्वर और जमा क्या करेंगे? गोल्ड, जिससे कि गोल्ड क्या हो जाएगा? मार्केट से ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेसम्स लॉ का, किस
स्टैंडर्ड से आया, बाई मेटलिज्म से आया, इसलिए यहाँ पे बाई मेटलिज्म लिया गया गोल्ड और सिल्वर को, जिसमें कि गोल्ड आपका गुड मनी रहा और सिल्वर आपका बैड मनी। ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्या हो गया था, सस्ता, सिल्वर बिकम्स चीपर। ठीक है, अच्छा नाउ मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके वॉलेट में 500 रुपये का नोट है, क्या उसके पीछे गोल्ड रखा है? देखो देखो, नहीं रखा है ना। क्या उसके पीछे सिल्वर रखा है? नहीं रखा है। फिर भी वो 500 रुपये कैसे है? आंसर सिंपल है, नॉट बिकॉज ऑफ गोल्ड बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। किसकी वजह से? गवर्नमेंट अथॉरिटी की वजह से वो 500 है, ना कि सिल्वर और गोल्ड के वजह से। ठीक है, और इसी सिस्टम को कहते हैं पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ये मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन है। तो हमने अब तक देखा कि सिल्वर स्टैंडर्ड मेटल बेस्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड मेटल बेस्ड था, बाई मेटलिज्म टू मेटल बेस्ड था, बट सब में एक प्रॉब्लम थी, मनी सप्लाई मेटल पे डिपेंड करती थी। इकोनॉमी ग्रो फास्ट करती थी, मेटल स्लो ग्रो करता था। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी ग्रो कर सकती थी फास्ट, लेकिन दिक्कत था कि मेटल जो है वो स्लो ग्रो करता था। सॉल्यूशन क्या निकला? रिमूव मेटल डिपेंडेंसी। जिस चीज़ पर आप निर्भर कर रहे हो ना, उस चीज़ को ही निकाल फेंको, यानी कि मेटल को ही निकाल फेंको। और इंट्रोड्यूस किया गया पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में करेंसी की वैल्यू गोल्ड या सिल्वर से लिंक नहीं होती, करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट अथॉरिटी से बैक्ड होती। और जहाँ पे करेंसी की वैल्यू या जिस करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट अथॉरिटी से बैक्ड होती है उसे कहा जाता है फिएट मनी। फैट नहीं, फिएट, फिएट, फिएट मनी। वैल्यू बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, मतलब जिसका वैल्यू गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू डिसाइड होता है, ना कि मेटल से। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड इज अ मॉनेटरी सिस्टम जिसमें कि करेंसी अपना वैल्यू कहाँ से पाता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और ये किसी मेटल में कन्वर्टेबल नहीं होता है जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में। अब क्या क्या इसके फीचर्स थे गोल्ड स्टैंडर्ड के, सॉरी, क्या क्या फीचर्स हैं पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के? तो यहाँ पे कोई मेटल बैकिंग नहीं रहा, सेंट्रल बैंक इसको इशू करती है, लीगल टेंडर बाय लॉ है, मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज इजीली पॉसिबल है, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को घटा दो, इन्फ्लेशन कम है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो। यानी कि रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इज गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच। आप सोचते होगा ना कि भाई क्यों नहीं पेपर करेंसी ज़्यादा इशू कर दिया जाता है? भाई देखो, इन्फ्लेशन का दिक्कत है, इशू करने कर दे सरकार, लेकिन दिक्कत है महंगाई का, महंगाई हो जाएगी, महंगाई आ जाएगी, महंगाई डायन खाई जाता है। गॉट इट? तो हाईली इलास्टिक, गुड फॉर ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबल सप्लाई, मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक, तो ये चौथा टाइप था। तो क्या हम लोगों ने देखा? 4 स्टैंडर्ड, गोल्ड, सिल्वर, बाई मेटलिज्म और पेपर। ठीक है, बेसिस सबका देख लीजिए, गोल्ड रिजर्व, सिल्वर रिजर्व, गोल्ड और सिल्वर, गवर्नमेंट ऑर्डर। स्टेबिलिटी इसका हाई था, मॉडरेट, प्रॉब्लमेटिक और डिपेंड्स, डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी की बात करें तो कम था, कम था, मॉडरेट था, और इस बात में विनर हो जाता है कौन? पेपर करेंसी। अच्छा मुझको बताओ, बेसिस, स्टेबिलिटी और इलास्टिसिटी में से ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? अभी मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से आप ये देख सकते हो कि गोल्ड हाई स्टेबल होने के बावजूद भी विनर नहीं बन पाया, और पेपर हाई इलास्टिक होने की वजह से क्या बन गया? विनर बन गया। यानी मामला यहाँ किसका था? मामला था यहाँ पे इलास्टिसिटी का, कि इलास्टिसिटी में जो जीता वही होगा रियल विनर, और इसी वजह से पेपर करेंसी को एक्सेप्ट किया गया। गॉट इट? तो आज हमने समझा कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे इवॉल्व हुआ और कौन सा बेटर लगता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम और डीपर जाएंगे। अभी तक हमने स्टैंडर्ड देखे, नेक्स्ट क्लास में हम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालाइज करेंगे, और वो होगा आपका पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, जो कि यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे में बताया।
फिएट मनी वगैरह। क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर करूंगा, जैसे फिएट मनी एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, आरबीआई का रियल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, क्या अनलिमिटेड प्रिंटिंग पॉसिबल है, इन्फ्लेशन का रियल ट्रिगर क्या होता है, क्या पेपर स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। अगर आज का टॉपिक बैकबोन था तो नेक्स्ट क्लास ब्रेन होगा। सो बी रेडी, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर के बाद आप न्यूज़ में इन्फ्लेशन सुनोगे और आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर, विल गेट नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।